हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड आफ्टरनून टू ऑल दी स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे 5 और 6 जून 2022 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट फेयर। आप यहाँ पे दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट फेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो जरूर देखना है। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट फेयर। डेली करंट फेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट फेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट फेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगी, जिसमें एक डिटेल करंट फेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट फेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट फेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट फेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट फेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट फेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट फेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट फेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट फेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीजें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट फेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट फेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट फेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट फेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट फेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट फेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 5 और 6 जून 2022 के करंट फेयर। लेकिन उससे पहले सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, जितने भी वीडियो को देख रहे हैं, कि यार वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, शेयर करें अभी के अभी, कम से कम एक दोस्त को शेयर जरूर कर दिया करो, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लो, ताकि एक तो रोज हम जो टेलीग्राम पे क्विज करते हैं वो भी आप अटेम्प्ट कर सको, और जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो भी आपको वहां से मिलती रहे। आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट से इसीलिए शुरुआत नहीं करें, कोई भी क्वेश्चन एज सच मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं था, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से शुरुआत करें। और पहला क्वेश्चन है, उस स्कीम का दोस्तों नाम बताना है जो उन मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट की गई है जो शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं, और ये स्कीम स्टार्ट की गई है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की तरफ से। तो 3 चीजें इस क्वेश्चन में याद रखनी है, स्कीम का नाम, लेकिन उन मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए है, वो बेहतरीन बच्चों के लिए है जो शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं और वो आगे पढ़ना चाहते हैं, तो उनको सरकार जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की तरफ से स्कीम को स्टार्ट किया गया है, और इस स्कीम का नाम है दोस्तों श्रेष्ठ। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। तो आप यहाँ पे एक फोटो देख रहे हैं, ये है यूनियन मिनिस्टर हमारे पास डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार दोस्तों यूनियन मिनिस्टर हैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के। उन्होंने इस स्कीम का जो है वो उद्घाटन के स्कीम को लॉन्च किया। लेकिन दोस्तों श्रेष्ठ का मतलब क्या है, यहां से आप देख सकते हैं, स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज। एक तो इसका मीनिंग जो है वो खास तौर से याद रखना है, और ये स्कीम जो है वो उन गरीब बच्चों के लिए स्टार्ट की गई है जो कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और बहुत ही पढ़ने लिखने में अच्छे हैं, और उनके पेरेंट्स की जो इनकम है एक साल में 2.5 लाख रुपए से कम है, तो सरकार जो है वो उनको हाई क्वालिटी एजुकेशन दिलाएगी। कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12वीं तक की
पढ़ाई जो है वो सरकार करवाएगी। और इसमें लगभग 3000 स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से जो बिलोंग करते हैं। और हर साल इतने बच्चों को पूरे अच्छे तरीके से जो है वो एक एग्जाम कंडक्ट करके सिलेक्ट किया जाएगा और उस एग्जाम का नाम होगा नेशनल एंट्रेंस टेस्ट फॉर श्रेष्ठ, NETS आप कह सकते हो। और इसको करवाने का जो जिम्मा दिया गया है वो NTA को दिया गया है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है ये पूरा टेस्ट जो है वो कंडक्ट कराएगी। इस टेस्ट के बाद इन बच्चों को चुना जाएगा और अप्रोक्सीमेटली 3000 स्टूडेंट जो इसमें चुने जाएंगे उनको बेस्ट टू बेस्ट प्राइवेट रेजिडेंशियल स्कूल्स में भेजा जाएगा जो कि CBSE की तरफ से मान्यता प्राप्त हैं और कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12वीं तक के बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। इसका मतलब श्रेष्ठ जो है वो दोस्तों एक बहुत ही अच्छी स्कीम है। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट जो है वो प्रोवाइड किया गया है क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए और खास करके जो गरीब बच्चे हैं, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उनको भी आगे बढ़ाया जाना चाहिए। और पूरी की पूरी स्कॉलरशिप जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फंड की जाएगी। इसमें आप कह सकते हो ट्यूशन फीस भी इंक्लूडेड है, इसमें हॉस्टल फीस इंक्लूडेड है, इसमें मेस चार्जेस इंक्लूडेड हैं और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मतलब सीधा ही अकाउंट में सरकार पैसा डाला करेगी। और इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट की जो लिमिट है 9th कक्षा के बच्चों के लिए 1 लाख रुपए सरकार मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रोवाइड करेगी। 10वीं क्लास के कक्षा के बच्चों के लिए जो है वो 1,10,000 तक के एक साल में एक बच्चे के लिए इतनी मैक्सिमम राशि जो है वो सरकार की तरफ से दी जाएगी। 11th कक्षा के बच्चों के लिए 1,25,000 सरकार उपलब्ध करवाएगी और 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए 1,35,000 हर बच्चे के लिए एक साल में मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतनी लिमिट जो है वो डिसाइड की गई है। और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की कॉन्स्टिट्यूएंसी आप जान ले, ये है टीकमगढ़। टीकमगढ़ दोस्तों कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इंडिया का पहला बैंकिंग मेटावर्स प्लेटफॉर्म का आपने नाम बताना है। अगर आपको कंपनी याद है तो भी आप आंसर बता सकते हैं, अदरवाइज आप नाम सीधा भी याद रख सकते हैं। इंडिया का पहला बैंकिंग मेटावर्स प्लेटफॉर्म जो है वो Kia.ai ने लॉन्च किया है, मतलब उसका नाम होगा किया वर्स। तो ए जो है वो इसका आंसर है। और ये दोस्तों लॉन्च कहाँ पे किया गया है? ये मुंबई में लॉन्च किया गया है, महाराष्ट्र में इसको लॉन्च किया गया और इसका मेन मकसद यही है कि आप घर बैठे बैंकिंग सुविधा जो है वो ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो Kia.ai लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट बैंकिंग मेटावर्स किया वर्स प्लेटफॉर्म। लेकिन आप सोचोगे सर ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू भी तो हम घर पे बैठ के जो है वो बैंकिंग सुविधाएं ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ सुविधाएं ऐसी हैं जो आज भी आपको बैंक में जाके ही उपलब्ध हैं, तो वो मेटावर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू आप जान सकते हैं। कैसे? इसका मतलब है कि आप कोई भी वर्चुअल रियलिटी के थ्रू, ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू, आप कह सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू अपने घर बैठे ही आपको ऐसे लगेगा कि आपने जो ब्रांच है उसको विजिट कर लिया है। तो उसको यूज़ करके आप जो है ब्रांच विजिट कर सकते हो। आपको घर बैठे ही ऐसे लगेगा कि आप ब्रांच को विजिट कर आए हो और अपने घर पे बैठ के ही आप बैंकिंग प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो किया वर्स जो है वो कस्टमर्स को हर तरह की सुविधाएं जिसमें आप पैसे का लेन देन, आप बैंकिंग इंफॉर्मेशन, चाहे आप कोई भी बैंकिंग प्रोडक्ट्स अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो घर बैठ के ही वर्चुअली आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा? कस्टमर जो है वो भी सेटिस्फाइड होंगे और डिजिटल बैंकिंग का जो प्रयास है वो भी जो है वो आगे बढ़ेगा। आप मोबाइल डिवाइस से, लैपटॉप से, आप अपने वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स के थ्रू या मिक्स्ड रियलिटी एनवायरनमेंट के थ्रू जो है वो आप किया वर्स के साथ अटैच हो सकते हैं। और मेटावर्स मेरे ख्याल से आपको पता होगा एक ऐसा 3D वर्चुअल वर्ल्ड है ये, जिसमें आप अपनी आंखों के अंदर एक चश्मा लगा के, जो कि एक वर्चुअल रियलिटी चश्मा होगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप घर पे बैठ के ही जो है वो ब्रांच में विजिट कर सकते हैं। इसी को हम कहते हैं मेटावर्स प्लेटफॉर्म। तो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म और बहुत ही जगह पे इसको अब यूज़ किया जा रहा है। वो भी बैंकिंग सेक्टर के अंदर आ चुका है। तो इंडिया का पहला बैंकिंग मेटावर्स जो है वो किया वर्स है और Kia.ai ने इसको लॉन्च किया है। तो बैंकिंग सिस्टम को और भी अच्छा करने के लिए इस सिस्टम को लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंडियन एयरफोर्स ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। किसके साथ ये साइन किया गया है? ताकि इंडियन एयरफोर्स का एक हेरिटेज सेंटर जो है वो शहर के अंदर खोला जा सके, और ये खोला जाएगा दोस्तों चंडीगढ़ के अंदर। तो इसके क्लियर है कि इंडियन एयरफोर्स ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, ताकि वो एक हेरिटेज सेंटर जो है वो खोल सकें, और वो चंडीगढ़ के सेक्टर 18 में खोला जाएगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेंटर होने वाला है, क्योंकि इसमें आप कह सकते हो अलग अलग
अलग तरह के सिमुलेटर्स, इसमें जो एयरक्राफ्ट जो है वो अब हम यूज़ नहीं करते वो रखे जाएंगे, इसमें जो पुराने इंजन्स हैं नए इंजन्स हैं वो रखे जाएंगे, इसमें इंडियन एयरफोर्स का जो आर्टिफैक्ट्स हैं जो पुरानी मशीनरी है वो रखी जाएगी, ताकि युवाओं को प्रेरित किया जा सके कि आप इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूथ जो हैं वो इसको ज्वाइन करें। और इंडियन एयरफोर्स का क्या रोल रहा है अलग अलग वॉर्स के अंदर वो इसमें बताया जाएगा, और इंडियन एयरफोर्स की जो सर्विसेज हैं कैसे वो दी गई हैं देश को वो यहाँ पे बताई जाएंगी। और इसमें भी दोस्तों वर्चुअल रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा, ताकि आप बेहतरीन से बेहतरीन एक्सपीरियंस जो है वो वहाँ पे एक्सपीरियंस कर सको। और यहाँ पे आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चेहरे देख रहे हो, ये हैं दोस्तों हमारे पास बनवारी लाल पुरोहित जी। बनवारी लाल पुरोहित जी इस टाइम पीरियड पे पंजाब के गवर्नर भी हैं और साथ में चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन भी हैं। यहाँ पे आप नाम देख रहे हो किरण खेर जी का। किरण खेर जी जो है वो चंडीगढ़ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा में, ये भी आपने याद रखना है। और चीफ ऑफ एयर स्टाफ का चेहरा भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हैं दोस्तों, नाम याद रखना है, विवेक राम चौधरी जी। कौन है? विवेक राम चौधरी जी। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कौन सी स्टेट ने दोस्तों एक एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसका नाम है एंटी करप्शन ब्यूरो 14,400 टू कम्बैट करप्शन इन द गवर्नमेंट ऑफिसेज अक्रॉस द स्टेट। तो एक एप्लीकेशन है जिसमें आप लॉगिन करके जो है वो वहाँ पे कोई शिकायत डाल सकते हो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के खिलाफ जो करप्शन का शिकार हैं, या आप कह सकते हो जो लोग करप्शन के शिकार हो चुके हैं या जो ऑफिसर्स करप्ट हैं उनके खिलाफ आप कुछ डालना चाहते हो तो इस एप्लीकेशन के ऊपर डाल सकते हैं। और ये एप्लीकेशन लॉन्च की है आंध्र प्रदेश सरकार ने। तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी जी, इन्होंने एंटी करप्शन ब्यूरो 14,400 और 14,400 जो है ये एप्लीकेशन लॉन्च की, ताकि आप जो है वो कोई भी करप्शन अगर आपसे ले रहा है, चाहे वो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, कोई ऑफिशियल है, उसके खिलाफ आप यहाँ पे कंप्लेंट डाल सकते हो। और आप कह सकते हैं कि ये एंटी करप्शन ब्यूरो की एक हेल्पलाइन नंबर भी है 14,400, लेकिन ये पहले ही लॉन्च किया गया था आंध्र प्रदेश के अंदर। ये एक टोल फ्री नंबर है जिसमें आप करप्शन के रिगार्डिंग कंप्लेंट कर सकते हो, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी कि एविडेंस ज़्यादा आप प्रोवाइड नहीं कर सकते थे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के थ्रू, जिसके कारण जो है वो लैक ऑफ एविडेंस के कारण इतनी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन हो नहीं पाती थी और बहुत से केसेस जो है वो रिजॉल्व नहीं हो पा रहे थे। तो चीफ मिनिस्टर ने देखा कि यार इसमें तो बहुत ज़्यादा जो है वो दिक्कत है, तो इसीलिए जो है वो एक एप्लीकेशन बनाने के लिए कहा गया ताकि लोग उसमें ऑडियो, वीडियो या कुछ और फोटोग्राफ्स लेके डॉक्यूमेंट्स की वो यहाँ पे डाल सकें। तो जब भी आप केस इसमें रिपोर्ट करोगे तो कोई भी अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो इसमें डॉक्यूमेंट अटैच कर सकता है, ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंट भी जो है वो आप क्या कर सकते हो, अटैच कर सकते हो। और ये सॉफ्टवेयर इस तरह से बनाया गया है कि जो भी आप ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करोगे वो उसी कंप्लेंट के साथ अपने आप ही क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट किया है ताकि आंध्र प्रदेश को करप्शन फ्री किया जा सके। आंध्र प्रदेश की कैपिटल जो है वो अमरावती है दोस्तों। गवर्नर यहाँ पे बिश्वभूषण हरिचंदन जी हैं और चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु लॉन्च्ड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म। एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया जिसका नाम है चेरी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है खास करके बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए, और ये लॉन्च किया है दोस्तों कोटक इन्वेस्टमेंट ने। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। और कोटक इन्वेस्टमेंट एक कोटक महिंद्रा बैंक की ही एक सब्सिडरी है। तो इसका पूरा नाम है दोस्तों कोटक चेरी। ये एक तरह का वन स्टॉप जो है वो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो कि कोटक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स की तरफ से लॉन्च किया गया है, या आप कह सकते हो कोटक महिंद्रा बैंक की एक सब्सिडरी ने लॉन्च किया है। तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो अब अलग अलग तरह के जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो कोटक ग्रुप की कंपनीज हैं उसी में इन्वेस्ट करना, आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये कोटक चेरी प्लेटफॉर्म जो है वो बेसिकली अलग अलग तरह की सुविधाएं प्रदान करेगा, आपको बताएगा कि कहाँ पे आप बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और ये इन्वेस्टमेंट्स दोस्तों स्पेशली ये बताएंगे कि कौन कौन सी जगह पे जो है ये आपने इन्वेस्टमेंट करनी है और कितना आपको रिटर्न जो है वो यहाँ पे मिल सकता है। जैसे कि आप स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, फिक्स्ड डिपॉजिट्स में या नेशनल पेंशन स्कीम में आपने इन्वेस्ट करना है। इवन इनमें तो करने के लिए आपको बताएगा इवन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये आपको प्लेटफॉर्म जो है वो बेहतरीन सुविधाएं प्रोवाइड करेगा। और इवन ये साथ में आप कह सकते हो डिजिटल ब्रोकिंग और बैंकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करता रहेगा। तो इसका मतलब कह सकते हो जो भी यूजर्स इसको यूज़ करेंगे वो बेहतरीन इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन जो है वो यहाँ से निकाल सकते हैं। और ये कोटक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स की तरफ से लॉन्च किया गया जो कि कोटक महिंद्रा बैंक की एक सब्सिडरी है। और कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में याद रखें, उदय कोटक जी जो हैं वो इसके एमडी और सीईओ हैं और बैंकिंग ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं 2003 में। हेडक्वार्टर इसका दोस्तों मुंबई में है और टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। और मैं हमेशा कहता हूँ मनी जो है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, लेकिन इसमें यहाँ पे लिखा हुआ लेट्स
लेट्स मेक मनी सिंपल। इसी के साथ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है दोस्तों जिसका नाम है एमबी, इन्होंने पेस मिशन को ज्वाइन कर लिया है। लेकिन दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेस मिशन जो है वो है क्या और इसको कौन सी स्पेस एजेंसी जो है वो लॉन्च करने वाली है। तो अपने याद रखना है ये पेस मिशन जो है वो नासा का है, तो इसको नासा जो है वो लॉन्च करने वाला है बहुत ही जल्दी। तो आपने याद रखना है कि पेस मिशन के साथ एक इंडियन कंपनी अटैच हुई है जिसका नाम है एमबी, और इसको हम डीटेयर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड भी कहते हैं, लेकिन शॉर्ट में इसको एमबी कहा जाता है। बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड एक प्राइवेट कंपनी है जो नासा के पेस मिशन के साथ अटैच हुई है। लेकिन पेस का मतलब भी दोस्तों आपने याद रखना है, इसका मतलब है प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड और ओशन इकोसिस्टम। तो आप यहां पे देख सकते हैं पेस का मतलब यहां पे दोबारा से लिखा हुआ है, लेकिन पेस मिशन का जो अर्ली अडॉप्टर प्रोग्राम है उसका मेन मकसद यही है कि बहुत सी कंपनीज अगर पेस मिशन के साथ जुड़ती हैं तो जितना भी डाटा जो है वो पेस मिशन इकट्ठा करेगा वो सारा का सारा ये कंपनीज जो है वो यूज़ कर सकती है, जैसे कि एमबी कंपनीज को यूज़ करेगी। और इसका फ़ायदा एमबी कंपनी को ये होगा कि ये अपने इन्वायरमेंटल डाटा को और बेहतरीन बना सकते हैं। इन तरह की सर्विसेज को यूज़ करके, लाइक पेस मिशन के डाटा को यूज़ करके एमबी कंपनी जो है वो अपने डाटा सेट्स के अंदर और अच्छी क्वालिटी जो है वो लेके आ सकती है, क्योंकि एमबी जो है वो एक वेदर फोरकास्ट कंपनी के बेस पे काम करती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है कि पेस मिशन क्या है। पेस मिशन दोस्तों नासा का मिशन है जो कि अभी डिज़ाइन फेज में चल रहा है। 2024 में नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। और आप कह सकते हो नासा जो है वो अपने 20 साल का जो सैटेलाइट रिकॉर्ड है उसको और अपडेट करेगी, जिसमें ओशन बायोलॉजी से रिलेटेड डाटा है उनके पास, कुछ ऐसे पार्टिकल जो कि एटमॉस्फेयर में उनसे रिलेटेड डाटा है, क्लाउड से रिलेटेड डाटा है, ओशन से रिलेटेड डाटा है, उसको अपडेट किया जाएगा। इसका मतलब है इस मिशन के तहत जो है वो समुंदर की हेल्थ के बारे में जाना जाएगा और देखा जाएगा कि कितने प्लांट्स जो हैं वो वहाँ पे इस टाइम पीरियड पे और आ चुके हैं, या कितने प्लांट्स इस टाइम पीरियड पे वहाँ पे छोटे छोटे जो है वो अलग अलग स्पीशीज जो अलग अलग प्रजातियाँ जो है वो आ चुकी हैं, काई आ चुकी है, कौन कौन सी जगह पे आप कह सकते हो एल्गी आ चुकी है, और किस तरह से फूड वेब जो है वो चल रहा है। आप कह सकते हो कि हर तरह की जानकारी जो है वो यहाँ से मिलेगी। और ये पूरा का पूरा डाटा जितना भी कलेक्ट किया जाएगा ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, खास करके साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए, जो कि यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, ताकि आगे अगर वेदर को हमने फोरकास्ट करना है कि आने वाले टाइम में जो है वो वेदर कैसा होगा उसको किया जा सकता है, और साथ में क्लाइमेट चेंज को भी हम किसी तरह से प्रेडिक्ट जो है वो कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस किस चीज़ के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ रहा है। तो पेस मिशन के बारे में दोस्तों आपने याद रखना, और पेस का मतलब क्या है, प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड एंड ओशन इकोसिस्टम। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। आईएनएस निशांक एंड आईएनएस अक्षय दोस्तों दो हमारे पास जो है वो इंडियन नेवल शिप्स हैं जिसकी सर्विसेज को ख़त्म कर दिया गया, डीकमीशन कर दिया गया है। 32 साल इन्होंने जो है वो नेवी के अंदर अपनी सर्विस दी है। तो दोनों के नाम आपने याद रखने हैं, और एक सेरेमनी हुई मुंबई के अंदर जिसके अंदर इनको डीकमीशन कर दिया गया। लेकिन आईएनएस निशांक को 1989 में कमीशन किया गया था, आईएनएस अक्षय को 1990 में कमीशन किया गया था। और दोनों ही जो शिप्स हैं ये अलग अलग नेवल ऑपरेशंस में इनका सर्विसेज जो है वो लिया गया है, जैसे कि ऑपरेशन तलवार है जो कि कारगिल वॉर के दौरान लॉन्च किया गया था, ऑपरेशन पराक्रम है जो कि पार्लियामेंट अटैक के बाद लॉन्च किया गया था। तो इन दोनों शिप्स का वहाँ पे यूज़ किया गया। इवन आईएनएस निशांक को तो उरी अटैक जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हाई टेंशंस हो गई थी पिछले 2-3 साल के अंदर, आप देख सकते हो, तब भी इसको डिप्लॉय किया गया था ताकि कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी नेवी के थ्रू जो है वो इंडिया में ना हो सके। तो बहुत ही आप कह सकते हो बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली शिप्स, क्योंकि अब इनका समय जो है वो शिप्स का पूरा हो चुका था, तो 32 साल अपनी सर्विसेज देके इन शिप्स को डीकमीशन कर दिया गया। लेकिन आपने नाम जो है वो जरूर याद रखने हैं। इसी के साथ आते हैं अगला क्वेश्चन, फिर से पिक्चर से है। मुकेश अंबानी जी गौतम अदानी को क्रॉस कर चुके हैं, एशिया के रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं, इंडिया के तो बन ही गए हैं, और ये ब्लूमबर्ग्स बिलियनियर इंडेक्स की तरफ से जारी की गई रैंकिंग के अकॉर्डिंग है। तो वर्ल्ड रिचेस्ट पीपल की लिस्ट के अंदर मुकेश अंबानी इंडिया से जो हैं वो सबसे रिचेस्ट पर्सन है, और एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन जो बन चुके हैं, जो कि चेयरमैन हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रिलायंस इंडस्ट्री के। इन्होंने गौतम अदानी जो कि अदानी ग्रुप के हेड हैं, चेयरमैन हैं, फाउंडर हैं, उनको जो है वो क्रॉस कर लिया है। और नेटवर्थ जो मुकेश अंबानी जी की ब्लूमबर्ग्स बिलियनियर इंडेक्स के अकॉर्डिंग बताई जा रही है वो $99.7 बिलियन है, और जो गौतम अदानी की बताई जा रही है वो $98.7 बिलियन है। थोड़ा सा अंतराल है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो $1 बिलियन का इसमें डिफरेंस है।
तो मुकेश अंबानी का रैंक अगर आप वर्ल्ड वाइड देखोगे तो 8th पोजीशन पे हैं वो, लेकिन एशिया में सबसे ऊपर हैं। और अदानी का रैंक जो है वो, गौतम अदानी का 9th रैंक पे हैं वो। लेकिन अगर आप पूरे वर्ल्ड वाइड लिस्ट में देखोगे तो एलन मस्क जो कि CEO हैं टेस्ला कंपनी के और साथ में स्पेस एक्स के, वो टॉप करते हैं। टोटल नेटवर्थ जो है वो $227 बिलियन की है। तो याद रखना है, टॉप एलन मस्क पे हैं, मुकेश अंबानी 8th रैंक पे हैं और गौतम अदानी 9th पे हैं। और इसी टाइम पीरियड पे फोर्ब्स ने भी अपनी रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट जो है वो जारी कर दी है, इसमें भी एलन मस्क ने टॉप किया है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि दोनों लिस्ट में एलन मस्क ने टॉप किया है, लेकिन इसमें मुकेश अंबानी का रैंक दोस्तों 6th है और गौतम अदानी का जो रैंक है इसमें वो है 9th। ये आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए आपने याद रखना है एक 8th 9th है और एक 6th 9th है। तो 9th तो यहाँ से क्लियर रहेगा कि ये गौतम अदानी का ही है, लेकिन 8वां और 6ठा रैंक जो है वो आपने याद रखना है। और जो ये फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट है ये रोज ही अपडेट होती है, लेकिन ये अभी तक का अपडेट है हमारा 3 जून 2022 तक का, 3 जून 2022 तक का ये अपडेट है। और गौतम अदानी और मुकेश अंबानी ऐसे 2 ही इंडियन हैं जो फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट में शामिल हैं। इसी के साथ आते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन के ऊपर, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने EPF इंटरेस्ट रेट जो वो कितना कर दिया 2021-22 के लिए, मतलब फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए कितना कर दिया है। पहले दोस्तों था 8.5% लास्ट ईयर की अगर हम बात करते हैं, मतलब 2020-21 की, लेकिन अभी इसको 40 बेसिस पॉइंट कम कर दिया 8.1%। आपको पूछ सकते हैं कि कितना बेसिस पॉइंट कम किया गया है। 40 बेसिस पॉइंट मतलब 0.4% जो है वो इसको कम कर दिया गया है। तो गवर्नमेंट ने 8.1% एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इंटरेस्ट रेट जो है वो 2021-22 के लिए कर दिया गया है। और ये डिसीजन जो है वो मार्च में ही ले लिया गया था 2022 में एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जिसको हम EPFO कहते हैं। तो आपने याद रखना है ये इंटरेस्ट रेट जो है वो सबसे लोएस्ट है अगर 1977-78 से अगर हम देखें, और 8% जो है वो उस टाइम पीरियड पे था, तो अभी 8.1% है। तो आप कह सकते हो पिछले 40 साल में सबसे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट जो है वो अब देखने को मिला है। और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट के अंडर आता है जिन्होंने फिक्स किया है इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को EPF स्कीम के अंदर। और हम यहाँ पे बात कर रहे थे EPFO ऑर्गेनाइजेशन की, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आती है और करंटली इसके कमिश्नर या आप कह सकते हो CEO EPFO के कौन हैं, वो हैं नीलम शमी राव। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों, दिल्ली के अंदर। इसी के साथ आते हैं अगला क्वेश्चन, फिर से पिक्चर से है लेकिन ये एक डाटा है, तो इसमें सिर्फ आपने एक बात याद रखनी है कि एक रिपोर्ट है जिसका नाम है डिजिटल पेमेंट्स इन इंडिया ए US 10 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी। ये दोस्तों रिपोर्ट दी है फ़ोन पे की तरफ से, इन्होंने बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के साथ मिलकर इस रिपोर्ट को बनाया है और इनका दावा है कि इंडिया की डिजिटल पेमेंट्स जो हैं वो $10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएंगी 2026 तक। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कर दी है, मतलब 3 गुना ज़्यादा जो है वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि अभी जो है वो 3-3.5 ट्रिलियन के आसपास चल रही हैं हमारी डिजिटल पेमेंट्स। तो 3 गुना बढ़ने का अनुमान जो है वो फ़ोन पे की इस रिपोर्ट के अंदर आया है। और पूरे वर्ल्ड में 40% के आसपास आप कह सकते हो डिजिटल पेमेंट्स जो हैं वो हो रही हैं, लेकिन अगर आप देखोगे इंडिया में जो पेमेंट्स हो रही हैं वो भी 40% के आसपास हो रही हैं 2021 के अकॉर्डिंग। अगर आप देखें तो पूरी पेमेंट्स में से 65% हिस्सा जो है डिजिटल पेमेंट्स का हो जाएगा, ये भी इस रिपोर्ट का दावा है। तो एक बहुत बड़ी बात जो है वो इस रिपोर्ट की तरफ से कही जा रही है। नेक्स्ट आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला है कोटेक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स की तरफ से कोटेक चेरी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ताकि इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपको मिल सके। हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इंडिया के डिजिटल पेमेंट $10 ट्रिलियन तक पहुंच सकती हैं 2026 तक, ये फ़ोन पे और आप कह सकते हो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की एक रिपोर्ट ने दावा किया है। नेक्स्ट, इंडिया और बांग्लादेश जो है अपने रेल लिंक को दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों 2020 मार्च से ही जो रेलवे की सेवाएं हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में वो बंद कर दी गई थी कोविड-19 के दौरान। लेकिन अब दोनों ट्रेन्स, एक तो दोस्तों बंधन एक्सप्रेस याद रखोगे, एक मैत्री एक्सप्रेस, ये दोनों की सेवाएं जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं, जो इंडिया और बांग्लादेश को जोड़ती हैं। खास करके ये वेस्ट बंगाल और ढाका को आपस में जोड़ती हैं। लेकिन एक नई ट्रेन अभी स्टार्ट की जा रही है, मिताली एक्सप्रेस। ये दोस्तों 2 एरिया को जोड़ेगी, एक तो न्यू जलपाईगुड़ी जो कि वेस्ट बंगाल में है और एक ढाका को आपस में जोड़ेगी। और इसका उद्घाटन इसी महीने जून 2022 में दोनों कंट्रीज़ के रेलवे मिनिस्टर के द्वारा किया जाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन और डेवलपमेंट OECD की एक ग्लोबल प्लास्टिक आउटलुक रिपोर्ट है जो कि 2060 तक का सिनेरियो बता रही है, और इस रिपोर्ट के तहत जो है वो प्लास्टिक का यूज़ 3 गुना जो है वो बढ़ जाएगा 2060 तक, क्योंकि इकोनॉमिक इश्यूज आ रहे हैं और साथ में पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो ही रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण भी है ये इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। और इसमें आधा प्लास्टिक जो है वो आप कह सकते हो ज़मीन के अंदर गाड़ा जाएगा, और आप कह सकते हो 1/5 प्लास्टिक जो है वो रिसाइकल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग एक्टिविटीज़ को बैन कर दिया है उन एरियाज़ के अंदर जो कि नेशनल पार्क्स हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, और उसके 1 किलोमीटर के रेडियस के दायरे में आने वाले में माइनिंग जो है वो बिल्कुल बैन कर दी गई है। तो ये याद रखना है, माइनिंग और कोई भी कंस्ट्रक्शन जो कि परमानेंट स्ट्रक्चर तैयार करेगी उसमें 1 किलोमीटर तक के रेडियस में नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेशनल पार्क के एरिया के अंदर ये मना कर दिया। ये पहले भी मना था, लेकिन अब ये केस चल रहा था उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से ये कहा है। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन, जो कि आप कह सकते हो कि बिल्कुल इनोसेंट बच्चे थे वो अग्रेशन के विक्टिम हो गए, और 4 जून को इस दिन को मनाया जाता है। याद रखना है, ये दिन स्पेशली रिकॉग्नाइज करता है, एक्नॉलेज करता है उन बच्चों को जो ग्लोबल लेवल पे इस पेन को अपने अंदर दबाए बैठे हुए हैं, जिनको फिजिकल तौर पे, मेंटल तौर पे, इमोशनल तौर पे किसी भी अग्रेशन के दौरान जो है वो पेन हुआ है। और ये खास करके 1982 में जो लेबनान वॉर हुई थी, जिसमें बहुत से इनोसेंट पैलेस्टीनियन और लेबनीज बच्चों की जान चली गई थी, और ये इजराइल ने जो है वो ये अग्रेशन किया था, तो उसी की याद में इसको मनाया जाता है। तो इसमें खास करके ये भी एश्योरिटी दी जाती है कि यूनाइटेड नेशन जो है वो बच्चों के राइट्स को बचाने के लिए हर कदम उठाएगा। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन 4 जून 2022 को मनाया गया। अभी आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। 4 जून 2022 का क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन बहुत सिंपल था, हु वाज अवॉर्डेड विद द प्रेस्टिजियस ओ हेनरी अवार्ड। तो ये करंट से क्वेश्चन पूछ लिया गया था, और ये मिला है दोस्तों इस साल अमर मित्रा जी को, जो कि एक बहुत ही फेमस बंगाली ऑथर हैं, एक बहुत ही फेमस बंगाली ऑथर, उनको ये अवार्ड दिया गया। लेकिन ओ हेनरी जो है एक एनुअल अमेरिकन अवार्ड है जो कि शॉर्ट स्टोरीज को दिया जाता है, और ख़ास करके ये ओ हेनरी के नाम से रखा गया इसका नाम, क्योंकि वो एक बहुत ही फेमस अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी टेलर थे, और इसकी स्थापना 1919 में की गई थी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। अगेन वो करंट अफेयर से है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसको सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। फटाफट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों बता दें, मैं आपके आंसर का ज़रूर वेट करूंगा। लेकिन साथ ही साथ वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हर प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप फेसबुक को ज्वाइन कर सकते हैं, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। खुश रहोगे तो आप हर तरह की मुश्किल को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।